हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। और इस नए सीज़न 2024 में जो पहला पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वो डीएसएसबी का है वाटर पोस्ट के लिए। 18/6/2019 की ये शिफ्ट है जिसकी टाइमिंग आफ्टरनून है। क्योंकि ये एक नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है तो आपको यहाँ 40 क्वेश्चंस मैथ्स के मिल रहे हैं। डिवाइडेड है 20 क्वेश्चंस के 2 सेक्शन में। पहला सेक्शन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी मिल रहा होगा। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अगले 20 क्वेश्चन यानी अगला सेक्शन। तो डायरेक्टली चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। आपको 26-27 के बीच में वो मिल रहा होगा। देखो यहाँ से स्टार्ट है। पहला जो क्वेश्चन है आपका एवरेज से है। कहता है ए और बी की एवरेज एज 28 साल है, बी और सी की एवरेज एज 30 साल है, सी और ए की एवरेज एज 32 साल है और सी की हमें एज निकालनी है। अब ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली रिजल्ट भी पता होगा कि अगर हम तीनों की एजेस का सम निकालना चाहें तो वो इन तीनों को जोड़ने से मिल जाएगा, यानी 28, 30 और 32 को, और ये बनेगा 90 साल, 90 ईयर्स। और सी की एज अगर आपको निकालनी है तो ए और बी की कंबाइंड एज इस 90 में से माइनस करनी होगी। ए और बी की कंबाइंड एज 28 बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि 28 तो एवरेज है। एवरेज इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स, 2 लोग हैं, इंटू 2 आप करोगे तो कंबाइंड एज आएगी 56 ईयर्स। और सी की एज फिर आपको मिलेगी 34 ईयर्स। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, यानी 34। अब देखो, जिन बच्चों को ये ए प्लस बी प्लस सी नहीं समझ आया 90 कैसे आया, तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। आपको बेसिकली यहाँ 3 इक्वेशन बनानी है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। हालांकि हमारे पास एवरेज गिवन है और मैं आपको समझा ही चुका हूँ, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म से सम आते हैं। तो आप बोलोगे ए और बी का सम 2 इंटू 28 होगा, बी और सी का सम 2 इंटू 30 रहेगा और सी और ए का सम 2 इंटू 32 रहेगा। उसके बाद आप सॉल्व करो, दोनों तरफ एडिशन करो, तो आपको देखो दो दो बारी ए बी सी नज़र आ रही है। आप बिल्कुल कॉमन ले सकते हो दो को, और इनटू में ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी देखो आपको 2 हर जगह नज़र आ रहा है, आप बिल्कुल कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में आप लिखोगे इन तीनों का सम जो कि 90 है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ए प्लस बी प्लस सी आपको 90 मिल जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस है, 90 ईयर्स तीनों का सम है और सी की एज निकालनी है तो ए प्लस बी यानी 56 आप इसमें से माइनस करोगे और सी की एज आपको मिलेगी 34 ईयर्स। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट से है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि एक शॉपकीपर मार्क प्राइस रखता है 500 अपने आर्टिकल का और 20% और उसके बाद 10% एक और डिस्काउंट देते हैं, यानी ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमिक छूट। और उसके बाद कहते हैं कि बताओ सेलिंग प्राइस क्या रहेगा इस आर्टिकल का। तो ये जो 2 डिस्काउंट है 20 और 10 सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको सिंगल डिस्काउंट में बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। एक्स और वाई का मतलब 20 और 10 से होगा, मतलब आप एक्स को 20 रखोगे, वाई को 10, माइनस एक्स वाई का मतलब 200/100। तो यहाँ से आपको मिलेगा 28%। और ये बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपको 20% और 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि ये इक्विवेलेंट है 28% के। उसके अलावा देखो, मार्क प्राइस 50, 100, 200, 250, 300, 500 जितना मर्जी हो, बट परसेंटेज में वो 100 होते हैं और उसी में से आपको 28% डिस्काउंट मिल चुका है, यानी आप शॉपकीपर को पे करोगे मार्क प्राइस का 72%। तो सेलिंग प्राइस यहाँ रहेगा मार्क प्राइस यानी 500 का 72%। और ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, 72 5 ज़ा 360, तो 360 रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का मिल रहा है, बैक टू बैक आपकी प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ भी देखो 5 और 7% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, कहते हैं किसके इक्विवेलेंट है। तो फिर से आप सेम फार्मूला यूज़ करो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 और 5 और 7 12, 35/100 का मतलब 0.35
और कैलकुलेट करने पे आपको बिल्कुल आसानी से मिलेगा 11.65%। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है 2D से। आपको बताया जा रहा है एक ट्रायंगल के बारे में। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो इक्वल है उस स्क्वायर के पेरीमीटर के जिसका डायगोनल 7√2 है। अब देखो, आप चाहो तो एक स्क्वायर अलग से बना सकते हो। इस स्क्वायर का डायगोनल जिसका फॉर्मूला √2a होता है, तो ये डायगोनल आपको गिवन है 7√2। तो यहाँ से आप इस स्क्वायर की साइड निकाल सकते हो जो कि 7 आएगी, और पेरीमीटर आप समझ रहे हो 4 है यानी 28। तो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो है 28। उसी तरीके से अगर आपको निकालनी है ट्रायंगल की हाइट, तो कहता है हाइट उस स्क्वायर के साइड के बराबर है जिसका एरिया 121 है। अब किसी भी स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होते हैं। आप समझ रहे हो 121 स्क्वायर है 11 का, यानी उस स्क्वायर की साइड 11 है, तो आपकी हाइट हुई 11। और अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है। कहता है एक लड़का है और वो अपनी ओरिजिनल स्पीड को 9/5 इंक्रीज कर देता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि वो अपने स्कूल यूजुअल टाइम से 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो बताना है यूजुअली वो कितना टाइम लेता है स्कूल जाने में। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, 9/5 ये एक जो फ्रैक्शन है, आपको समझना है कि अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड मतलब यूजुअल स्पीड 5 है, तो आज उसने चल के देखा है कि नई स्पीड से यानी 9 की स्पीड से। हालांकि उसको डिस्टेंस सेम ही जाना है अपने घर से स्कूल, तो सेम डिस्टेंस होने पर स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है। टाइम का रेशियो बनेगा 9/5, मतलब 9 यूनिट की जगह आज उसको 5 यूनिट टाइम लग रहा है, यानी वो स्कूल जल्दी पहुंचेगा 4 यूनिट पहले, जबकि इस 4 यूनिट की वैल्यू है 20 मिनट। आप समझ रहे हो, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 मिनट, 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 5 मिनट, और मतलब ओरिजिनल टाइम की वैल्यू 9 इंटू 5 मिनट, न्यू टाइम की 5 इंटू 5 मिनट। और आपसे यहाँ ओरिजिनल यानी यूजुअल टाइम पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका रहेगा 45 मिनट। बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एवरेज से। कहते हैं कि टोटल 25 नंबर्स है जिनका एवरेज है 70। अब इन्हीं 25 में से फर्स्ट 13 नंबर्स का एवरेज 65 है, लास्ट 13 नंबर्स का एवरेज है 74। तो 13th जो नंबर है, अगर आप उसको इस ग्रुप से बाहर कर देते हो तो रिमेनिंग बचे 24 नंबर्स का एवरेज क्या होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ देखो, आप ध्यान से समझो। वैसे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है और आपको फर्स्ट 13 और लास्ट 13 का एवरेज गिवन है, बट 13 और 13 ये हो गए 26 नंबर, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स 25 है। तो एक नंबर इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो रिपीटेड है, और रिपीटेड नंबर यहाँ बिल्कुल बीचों बीच नंबर होगा, मिडिल वन। और 25 में से आप बिल्कुल पता लगा सकते हो बीचों बीच नंबर रहेगा 13। और इस केस में ना आप सिर्फ 13th नंबर यानी रिपीटेड नंबर ही निकाल सकते हो। डिटेल तरीका आप सबको पता होगा, मैं शॉर्टकट की बात करूँगा। 25 नंबर्स का एवरेज 70 होने का मतलब है कि आप हर एक नंबर को ना 70 मानो, जबकि पहले 13 नंबर्स का जो एवरेज है वो 70 ना होके 65 है, यानी 5 के हिसाब से वो कम चल रही है 13 नंबर्स। लास्ट 13 नंबर्स का एवरेज 74 है, इस एवरेज से 4 ज़्यादा, तो 13 नंबर्स 4 के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं। आप इस कैलकुलेशन को करो, 13 को आप कॉमन ले लो और -5 प्लस का 4 -1 होते हैं, यानी कि 13th नंबर जो होगा ना वो सभी के एवरेज से मतलब 25 नंबर के एवरेज से यानी 70 से 13 कम होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये जो 13th नंबर होगा ये 70 से 13 कम होगा। यहाँ तक आपने समझ लिया। और अगर मान लो इसमें 13th नंबर ही हमें निकालना होता तो हमारा आंसर 57 हो गया होता। अब आगे का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है।
अब क्या करना है कि ये जो 25 नंबर्स का ग्रुप है ना, इसमें से आपको ये एक स्पेसिफिक नंबर को निकालना है और इसके बाद जो बचेंगे 24 नंबर उनका एवरेज निकालना है। छोटी सी बात आपको यहाँ ये समझनी है, अगर जो 25 नंबर्स का एवरेज 70 है और मैं आपसे बोलूँ कि मैंने यहाँ 2-3 नंबर निकाल दिए और वो सारे के सारे नंबर 70, 70 और 70 थे, तो आप समझ रहे हो एवरेज जितना अगर कोई नंबर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप 3 नंबर्स को निकाल भी दोगे ना 70, 70, 70 के हिसाब से, तो रिमेनिंग 22 नंबर का एवरेज अभी भी 70 बना रहेगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आप एवरेज जितना ही नंबर्स को निकालो। यहाँ हमें कोई 3 नंबर नहीं निकालने, सिर्फ एक नंबर निकालना है और अगर वो एक नंबर 70 होता तो बाकी बचे 24 नंबर्स का एवरेज भी 70 ही रहता। बट जैसे कि आपके सामने है 13th नंबर 70 नहीं है बल्कि उससे 13 कम है, तो आप ऐसे मान लो कि ये 13 ना बाकी बचे 24 नंबर को वो दे जाते हैं, तो ये 13 अब बांटेंगे बचे हुए 24 नंबर, तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा यानी उनका एवरेज बढ़ेगा। अच्छा 13/24 लगभग आप कह सकते हो 0.5 होते हैं, तो मतलब बाकी बचे नंबर्स का एवरेज 70 से इतना बढ़ जाएगा और उनका एवरेज हो जाएगा 70.5। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 DI का ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ एक टेबल दिखाई जा रही है और ये आपके देखो नंबर ऑफ डेज है कि इतने नंबर ऑफ डेज में जो टिकट्स है, देखो रेलवे की एक तो टिकट है सेकंड क्लास नॉन एसी, फर्स्ट क्लास नॉन एसी, उसके अलावा एसी थर्ड टियर, एसी सेकंड टियर, एसी फर्स्ट टियर, और नंबर ऑफ सीट्स कौन से डब्बे में कितनी है वो भी आपको मेंशन है और ये आपको बता रखा है कि कौन से दिन में कितनी सीट फुल है। मतलब 150 में से मंडे में 145 फील्ड है तो आप बोलोगे 5 वैकेंट है। अब क्वेश्चन जो है वो कहते हैं मंडे ट्यूसडे फ्राइडे को कितनी सीटें खाली रही यानी कितनी वैकेंसी थी। तो यहाँ हम थोड़ा साइन बना लेते हैं मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे। अच्छा हमें देखना है सिर्फ एसी क्लास को यानी कि इन तीनों को, तो आप यहाँ लिखते चलो थर्ड क्लास जो है ये थर्ड टियर, देखो 500 में से 390 फील्ड है मंडे को यानी 110 वैकेंट है। उसी तरीके से यहाँ कितनी वैकेंट है आप बोलोगे 10, यहाँ कितनी वैकेंट है आप बोलोगे 5। उसके बाद आपको सेम देखना है ट्यूसडे में, देखो यहाँ 50 खाली है, इधर 20 खाली है और इधर है आपकी 30 खाली, और लास्ट आपको देखना है फ्राइडे में। तो 495 तो खैर भरी हुई है 500 में से, 5 वैकेंट है, इधर 40 और इधर 10। अब आपको बस इन सबको टोटल करने हैं, तो 110 और 50 160, 180 220 250 260 270 और 10, 280 सीट यानी खाली है इन 3 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 280। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ आपको बताया जा रहा है एक शॉपकीपर मार्केट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 15% का प्रॉफिट कमाते हैं। तो बता रहे हैं कि इस बुक की एक तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो क्या है। अब ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ आपको पता होना चाहिए रिजल्ट कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस निकालने के लिए आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्केट प्राइस होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। हालांकि लॉस के केस में ये 100% माइनस लॉस परसेंट होता है। तो डिस्काउंट आपको गिवन है, देखो 100 माइनस 10 डेट इज़ 90 और मार्केट प्राइस 100 प्लस 15 यानी 115। तो ये आपका रेशियो आ गया CP और MP का, जिसको आप और छोटा लिख सकते हो 18:23। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन है तो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कहते हैं P, Q और R, ये 3 यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि 2250 मीटर की एक साइकिल की रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब P की जो स्पीड है साइकिल की वो Q से है डबल
और आर की जो स्पीड है वो है क्यू की स्पीड से 1/3 ज़्यादा। यहीं से देखो हम शुरुआत करते हैं। अगर हम मान लें क्यू की स्पीड को 3, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर मानना है जिसका हम 1/3 निकाल सके, तो 3 परफेक्ट है। तो अगर क्यू की स्पीड 3 होगी तो फिर आर की स्पीड 1/3 ज़्यादा होगी। 3 का 1/3 1 होते हैं, 1 ज़्यादा का मतलब 4। और इससे पहले वाली लाइन में हमें बताया था पी की स्पीड डबल है क्यू से, तो यानी 6 होगी। अब अगर मैं जनरली आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे पहले रेस कंप्लीट कौन करेगा, आप बोलोगे पी। अब आगे देखते हैं क्या इसने पूछा है हमसे। कहते हैं जब पी ने दौड़ पूरी की तो क्यू फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर था। हालांकि इससे पहले एक अननेसेसरी आपको बात बता रखी है, उसका कोई यूज़ नहीं है। आर 45 मिनट में रेस पूरी करते हैं, कोई मतलब नहीं, आर को आप कैंसिल कर दो। जब पी ने रेस पूरी की होगी तो क्यू फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर था। अब आप दोनों की स्पीड देखो, स्पीड का जो रेशियो है वो 2 और 1 बन रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों का जो टाइम का रेशियो बनेगा वो 1 और 2 बनेगा। अब जब पी ने ये रेस कंप्लीट की होगी तो क्यू उतने ही टाइम में आधे पर होगा बिल्कुल। और आधे का मतलब आप समझ रहे हो, ये पूरी रेस 2250 है, तो आधे का मतलब 1125 और 1125, तो 1125 मीटर दूरी पर क्यू होगा जब पी ने ये रेस पूरी करी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चन इजी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम शुरुआत करेंगे गलती को सुधारते हुए। यहाँ देखो बता रखा है 48,000 का कोई समय, कोई प्रिंसिपल है और 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर। यहाँ होना चाहिए था हाफ ईयरली, मतलब यहाँ जो ब्याज देने की दर है वो छमाही दर है। तो कहता है कुल कितने समय में इतने रुपए हो जाएगी। अब जैसे कि गलती हम सुधार ही चुके हैं हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली में आप समझते हो कि 6 महीने में ब्याज देना, तो 10% तो पूरे साल का रेट है। हाफ ईयरली का मतलब है आप एक साल में 2 बार इंटरेस्ट दोगे, वो भी 5% से। दूसरी तरफ 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/20, और 1/20 के हिसाब से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनेगा 20 और 21 हर साल। और हर साल का मतलब हर बारी। अब कितनी बारी हमने ब्याज दिया हम n टाइम्स मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल और ये जो अमाउंट है, तो ये रेशियो में बनाने के बाद यानी छोटा करने के बाद आपको 20 और 21 की पावर्स में नज़र आना चाहिए। और जो भी पावर आपको 20 और 21 की नज़र आ रही होगी तो वो निकलेगा आपका नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने इंटरेस्ट दिया है। तो 48,000 प्रिंसिपल और 52,920 जो अमाउंट है, अगर आप उसका रेशियो बनाते हो, जैसे एक एक ज़ीरो आप काट दो, उसके बाद मैं इसको 12 से काट देता हूँ यानी 400 बारी, और 12 से ये नंबर कटेगा 441 बारी। तो देखो आपको नज़र आ रहा होगा ये दोनों नंबर 20 और 21 की ही पावर है, और वो भी सेकंड पावर। तो n का मतलब यहाँ 2 रहा, और 2 का मतलब ईयर नहीं है, 2 टाइम्स है। आपने 2 बारी यहाँ ब्याज दिया है और हाफ ईयरली बाद दिया है, तो इसका मतलब है टोटल यहाँ टाइम रहेगा 1 साल। 6 महीने का मतलब 1 साल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होता अगर ये ठीक होता। क्वेश्चन नंबर 11 इंटरेस्ट का ही है बट सिंपल इंटरेस्ट का। कहता है 5 ईयर्स में कोई सर्टेन प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल का 9/20 है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इस फ्रैक्शन में ही सब कुछ छुपा हुआ है 9/20 में। 9/20 में 9 रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट और 20 आपका रहेगा प्रिंसिपल। और ये जो 9 सिंपल इंटरेस्ट है ये है 5 साल का। अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल का इंटरेस्ट, तो आप 9/5 करोगे, ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट होगा। हालांकि आप फ्रैक्शन से भी बच सकते हो। मैं क्या करता हूँ यहाँ 5 × 5 कर देता हूँ, तो अब आपका प्रिंसिपल 100 हो गया और सिंपल इंटरेस्ट हो गया 45। 45 सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का है, तो 1 साल का इंटरेस्ट आप समझ रहे हो 9 रुपये। और बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालने हैं।
तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी 9 अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, सॉरी प्रिंसिपल आपका 100 है और इंटू भी आप 100 करोगे तो यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 9%। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताया जा रहा है 5% कमीशन डिडक्ट करने के बाद कंप्यूटर सेट की वैल्यू इतनी रह जाती है। तो बताना है मार्क प्राइस इसका कितना है। अब देखो कमीशन भी डिस्काउंट की तरह मार्क प्राइस पर ही मिलता है। अगर जो कंप्यूटर का मार्क प्राइस 100% है तो 5% तो कमीशन ही कट गया, यानी ये जो वैल्यू हमें गिवन है 49595, ये वैल्यू है 95% की। और अगर आप इंटू 100 करते हो तो आपको यहाँ से मिलेगा मार्क प्राइस। तो सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर लेना और आपको बिल्कुल आसानी से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। यहाँ आपको बता रखा है 1/5% दलाली यानी ब्रोकरेज के साथ 5% डिस्काउंट पर 100 रुपये वाला जो स्टॉक है उसकी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है। मतलब आपने एक स्टॉक जो खरीदा है वो आपको कितने का पड़ा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। देखो मार्क प्राइस है एक स्टॉक का 100 रुपये, 5% डिस्काउंट यानी 5 रुपये डिस्काउंट पे आपको मिले, आपने पे किया 95, बट जिसने ये आपको डिस्काउंट पे दिलवाया है आप उसको दोगे ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज हमेशा दी जाती है मार्क प्राइस पर, यानी 100 का ही 1/5% आप ऐसे निकालोगे तो यहाँ से दलाली निकली 0.20। तो 95 के अलावा 0.20 भी आपको पे करना है और इस तरीके से एक स्टॉक आपको पड़ा 95.20 का। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इजी कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। डीआई का ही क्वेश्चन है। यहाँ आपको बता रखा है कि ये ब्रांचेस है और दो यहाँ पर ईयर है 2000 2001, और किस ब्रांच ने किस ईयर में कितनी बुक सेल की है थाउजेंड्स में, वो डाटा आपको गिवन है। आपसे एक आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि B2 B4 B5 ब्रांचेस ने जो 2000 और 2001 में टोटल सेल्स की है उसका रेशियो बताओ। तो यहाँ मार्क कर लेते हैं B2 B4 B5। अच्छा 2000 का मतलब है ब्लू वाले नंबर्स को ऐड करना, यानी 75 प्लस 85 प्लस 75, तो 75 75 150 और 85 आप बोलोगे 235। अब उसी तरीके से आपको ऐड करने हैं रेड वाले नंबर्स सेम B2 B4 और B5 में, यानी 65 और 95 और 95, तो 95 95 190 प्लस 65 यानी 255, और फाइनली जो रेशियो इन नंबर्स का बनेगा वो रहेगा 47:51। तो आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा होगा यानी ऑप्शन नंबर 2, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ आपको बता रखा है कि एक सर्कुलर गार्डन है और उसके चारों ओर 9 मीटर डायमीटर, मतलब चारों ओर 9 मीटर डायमीटर का एक 56 सेंटीमीटर वाइड रास्ता बना है। तो उस रास्ते का आपको एरिया निकालना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये आपका सर्कल हो गया मान लो, और इसको बना लेते हैं अंदर इसके दूसरा सर्कल, ये रहेगा आपका पार्क, और इस पार्क के चारों ओर रास्ता बनाया गया है। इस पार्क का डायमीटर 9 है यानी रेडियस 4.5 रहेगी, और ये जो रास्ता है देखो 0.56 मीटर है, 56 सेंटीमीटर आप समझ रहे हो, अपॉन 100 करोगे 0.56 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ तक का रेडियस बताओ तो आप बोलोगे 4.5 प्लस 0.56 डेट इज़ 5.06। अब आपको निकालना है ये वाला एरिया, तो आप बोलोगे बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो आप पाई को तो कॉमन ही ले लेना और विद इन ब्रैकेट आप लिखोगे कैपिटल R स्क्वायर यानी 5.06 स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर यानी 4.5 का स्क्वायर, और बस इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, ये देखो एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ यूज़ करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
अब a माइनस बी का मतलब तो आप समझ रहे हो 0.56, और a प्लस बी का मतलब क्या होगा, तो आप समझ रहे हो कि 5 प्लस 4 9.56। और इसके अलावा आप पाई को भी लिख सकते हो 22/7, और जब आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है बोट एंड स्ट्रीम से दो इक्वेशन बेस्ड। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और डीएसएस भी खास तौर पे क्वेश्चन को देते हैं। हालांकि मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा जल्दी जल्दी में, बट अगर आप चाहते हो अच्छे से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बहुत छोटी सी वीडियो का लिंक दिया जा रहा है, और आप ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है वो। हालांकि करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ आपको बता रखा है 144 मिनट्स में एक बोट 20 किलोमीटर धारा की ओर यानी डाउन स्ट्रीम में जाती है और 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है। सेम बोट 126 किलोमीटर में धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है और डाउन स्ट्रीम में 16 किलोमीटर जाती है। तो आपको बताना है कि स्टिल वाटर में यानी कि सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड, नाव की स्पीड क्या होगी। करना क्या है आपको, देखो कोई भी एक डायरेक्शन का डिस्टेंस सेम बनाना है। या तो आप डाउन स्ट्रीम में दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर लो या फिर अप स्ट्रीम में। तो यहाँ मैं ये वाला डिस्टेंस सेम कर लेता हूँ, धारा की ओर वाला, यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में पहली इक्वेशन में 20 किलोमीटर जाती है बोट और सेकेंड इक्वेशन में जाती है 16 किलोमीटर। आपको दोनों को सेम बनाने हैं यूजिंग एलसीएम। 20 और 16 का एलसीएम 80 होते हैं। ऊपर आप 4 से इंटू करोगे, नीचे आप 5 से इंटू करोगे ताकि ये इक्वल हो जाए। और 4 से इंटू देखो ये इन सभी नंबर्स को करना होगा, उसी तरीके से 5 से इंटू इन सभी नंबर्स को। अब जिस डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस सेम किया है वो आप भूल जाओ। दूसरा जो डिस्टेंस बचा यानी जो दूसरी डायरेक्शन बची डेट इज विपरीत बी माइनस डब्ल्यू। तो आप देख पा रहे हो बी माइनस डब्ल्यू में बोट ने यहाँ चला 64 किलोमीटर और बी माइनस डब्ल्यू में बोट ने यहाँ चला 20 × 5 यानी 100 किलोमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस डिस्टेंस का डिफरेंस कितने हैं तो आप बोलोगे 36 किलोमीटर। और कितना टाइम का डिफरेंस है, तो फिर से आप 144 × 4 करोगे जो कि 576 मिनट होते हैं, और यहाँ आप 126 × 5 करोगे यानी 630 मिनट। और 576 और 630 का जो डिफरेंस होते हैं वो आप समझ रहे हो 54 मिनट होते हैं। और 54 मिनट को अगर आवर्स में लिखना है अपॉन 60 करना होगा जो कि ऊपर चला गया। अब आप इसको काटो 6 से 10 बारी, 6 से 9 बारी और 4 बारी। तो यहाँ से आपको स्पीड मिल रही है बी माइनस डब्ल्यू और ये आपकी आ रही है 40। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। हटा देते हैं इसको। तो बी माइनस डब्ल्यू हमें यहाँ से 40 मिला था, 40 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद आप इसको ना पुट करो किसी भी एक इक्वेशन में। मैं देखो इसको यहाँ पुट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में। यहाँ देखो 20 किलोमीटर बोट चली थी बी माइनस डब्ल्यू में 40 की स्पीड से। तो आप बोलोगे 30 मिनट्स लगे होंगे। 20/40 यानी 1/2 और 1/2 घंटे का मतलब 30 मिनट। और 126 मिनट में से अगर आप 30 मिनट हटाते हो तो यानी बी प्लस डब्ल्यू में बोट ने 16 किलोमीटर 96 मिनट या फिर 96/60 60 ऊपर, तो 16 6 और 6 ने काटा 10 बारी। तो बी प्लस डब्ल्यू यहाँ से निकल कर आया 10। हालांकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, बी प्लस डब्ल्यू वाली स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए थी बट यहाँ उल्टा चल रहा है। इसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है अगर आपको जो निकालनी है बोट की स्पीड तो दोनों नंबर्स को ऐड करके हाफ करना होता है और आंसर आपका रहेगा 25 किलोमीटर पर आवर। बाकी आपको अगर और अच्छे से डिटेल में ये कॉन्सेप्ट समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया जा रहा है आप उसको ज़रूर देखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। टाइम एंड वर्क से है। कहता है ए किसी काम को 27 डेज में पूरा कर सकते हैं, बी सेम वर्क
मतलब सॉरी, बी जितना टाइम लेता है ए से वो रहता है 1/3। ए का टाइम 27 है तो आप समझ रहे हो बी का 1/3 है यानी 9 डेज। उसके अलावा कहता है अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों ने मिलकर 6 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया। तो 27 और 9 का आपको एलसीएम लेना है। आप समझ रहे हो 27 ही होगा, ये टोटल वर्क माना जाएगा। और एफिशिएंसी ए और बी की होगी 1 और 3। अब दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं तो 6 दिनों में इन्होंने 24 काम किया होगा। तो ये कितना हिस्सा है वो आप पता लगा लो, 24 आउट ऑफ टोटल वर्क यानी 27। यहाँ से आपको मिलेगा 8/9। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से आपको डीआई का मिल रहा है। पाई चार्ट एक आपको यहाँ दिखा रखा है और बताया आपको जा रहा है कि पाई चार्ट में दी गई जानकारी प्रतिशत में है, मतलब ये सब परसेंटेज में है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 840 है अरबों में। उसके अलावा कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्च की गई जो राशि है वो कितनी है। तो आपको यहाँ देखो चेक करना होगा। शिक्षा यानी कि एजुकेशन और स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ। तो एजुकेशन और हेल्थ में मिलाकर 10% यहाँ पर खर्च किया गया है, जबकि 100% की वैल्यू आपको गिवन है 840। तो आप समझ रहे हो अगर एक एक ज़ीरो आप काट दो तो 10% की वैल्यू होगी 84 अरब। तो देखो 84 आपको ऑप्शन मिल रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये मिक्स क्वेश्चन है। कहते हैं 2 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक सर्टेन प्रिंसिपल पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो है 5400। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो आप बोलोगे 2700। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और ये सेकेंड ईयर का। अब कहते हैं कि अगर जो ये केस होता कंपाउंड इंटरेस्ट का तो सेम रेट पर और सेम टाइम और सेम प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क सिर्फ इतना सा है, ब्याज पर ब्याज। मतलब ये जो पहले साल का इंटरेस्ट है ये दूसरे साल में भी इंटरेस्ट देगा, वो भी 10% के हिसाब से। और 2700 का 10% आप समझ रहे हो 270। तो कुछ नहीं करना, 270 रुपये आपको 5400 में जोड़ देने हैं और आंसर आपको मिलेगा 5670। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ आपको बताया जा रहा है एक लकड़ी का सिलेंडर है और कहते हैं कि इसके घुमावदार सतह का मतलब होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को शाइन करने का जो कॉस्ट है वो 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। सिलेंडर का देखो आपको डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 25 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में बात करें तो आप बोलोगे 25/100 मीटर। तो आपको रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा तो आप बोलोगे 2πRH, यानी 2 इंटू में पाई इंटू में आर इंटू में एच। तो यहाँ से आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो, मीटर स्क्वायर में आएगा। और हर एक मीटर स्क्वायर का खर्चा 15 है, तो आप 15 से इंटू करके टोटल खर्चा निकाल सकते हो। उसको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कटा, 25 4 सा, 2 ने काटा 2 बारी, 2 ने काटा 11 बारी, और 11 इंटू 15 आप समझ रहे हो 165। और यहाँ ये वाटर का पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पेपर के साथ। जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट करो। थैंक यू।